नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों 28 जुलाई 2026 को हुआ था। ठीक है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। आपके सीबीटी एग्जाम जो होंगे दोस्तों 2026 में सेम इसी पैटर्न पर होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो मैं पहले बता देता हूँ। जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपका दोस्तों 38 प्रश्न आएगा, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का आ गया है कि 3 फेज 36 स्लॉट, ठीक है, 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के टर्म में फेज विस्थापन की गणना करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का ये करेक्ट आंसर होगा वो 6 स्लॉट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फेजों की संख्या दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो फेजों की संख्या आपकी कितनी दी गई है, तो 3 दिया गया है। स्लॉटों की संख्या आपकी S इक्वल टू 36 दिया है। पोलों की संख्या P इक्वल टू यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे प्रति स्लॉट का वैद्युत कोण, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है बीटा, हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल वैद्युत डिग्री बराबर होता है 180 इंटू पोल। ठीक है, तो यहाँ पर पोलों की संख्या में हम लोग 180 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैद्युत डिग्री निकल कर आ जाएगा। और ठीक है, अगर दोस्तों प्रति स्लॉट वैद्युत डिग्री का यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर प्रति स्लॉट करेगा तो यहाँ पर स्लॉट से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 180 इंटू पी ये तो हो जाएगा टोटल वैद्युत डिग्री, लेकिन पर स्लॉट बोलेगा तो पर स्लॉट मतलब प्रति स्लॉट, यानी कि एक एक स्लॉट में। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्लॉट से भाग देंगे स्लॉटों की संख्या से। अब जब यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों के इलेक्ट्रिकल डिग्री यहाँ पर निकल कर आएगा वो 180 तो आपको था ही। पी का मान यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पी का मान यहाँ पर देखेंगे, पोलों की संख्या यहाँ पर 4 दी गई थी, तो पोलों की संख्या हम लोग 4 रख दिए। स्लॉटों की संख्या यहाँ पर 36 थी, तो टोटल यहाँ पर 720/36 यानी कि 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, तो 3 फेज संतुलित सिस्टम में किन्हीं भी दो पास वाले फेजों के बीच का मानक फेज विस्थापन 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है 3 फेज स्लॉट में तो 120 120 120 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फेज विस्थापन स्लॉट में अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल हमारे एक इलेक्ट्रिक, यहाँ पर देखेंगे फेज विस्थापन हमेशा कितना होता है 120, यहाँ पर हम लोग 120 बट यहाँ पर दोस्तों जो वैद्युत कोण रहता है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो 120/20 यानी कि 6 स्लॉट यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया 6 स्लॉट। ठीक है, तो 6 स्लॉट यहाँ पर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मेन काम होता है वह आपका रहता है कि ऑक्सीलेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हैवी लोड के अचानक अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हैवी लोड के लिए दोस्तों अचानक अनुप्रयोग के लिए जो डीसी मोटर हम लोग यूज करते हैं वह हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है। तो देखिए अगर आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को अगर आपको नियंत्रित करना है तो वहां पर कैस्केड ऑपरेशन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्केड ऑपरेशन। अगला प्रश्न है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाली एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या है। तो देखिए 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाली एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह आपका 1000 आरपीएम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिक्षेप रिवुंड के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का टेस्ट चित्रित किया गया है। तो ये जो फिगर है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो फिगर है दोस्तों ये आपका सॉर्टेड कॉइल टेस्ट का है। ठीक है, किसका है, सॉर्टेड कॉइल टेस्ट का है। अगला प्रश्न है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। तो देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में
स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? ताकि दोस्तों घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगला प्रश्न है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने का सूत्र क्या है? तो मैंने आपको दोस्तों अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें आपको मैंने बताया था, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वह 180 गुणे नंबर ऑफ पोल, यानी कि पोलों की संख्या में हम लोग 180 का गुणा कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री हम लोगों का निकल कर आ जाता है। डीसी जनरेटर की दक्षता का फार्मूला क्या है? तो देखिए डीसी जनरेटर की दक्षता का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज, ठीक है। ये होता है आपका जनरेटर की दक्षता का फार्मूला। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पर ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया दोस्तों, ये आपका है डीसी टू वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है। तो डीसी टू वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए। 11 नंबर का प्रश्न है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो देखिए पवन शक्ति उत्पादन को प्रमुख नुकसान है कि पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल पैनल में जी चैनलों का उपयोग क्या है? तो देखिए कंट्रोल पैनल में जी चैनलों का जो उपयोग है वह कि टर्मिनल कनेक्टर्स को ठीक करना, ठीक है। तो टर्मिनल कनेक्टर्स को ठीक करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी चैनलों का उपयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर कि चित्र में दर्शाया गया एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको एसी सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है इसका नाम है दोस्तों आप लोगों का रिपल्सन मोटर, ठीक है। तो ये आपका रिपल्सन मोटर का आपका फिगर दिया गया है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी आईटीआई के छात्र हैं आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्तों कि निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है या निम्मी का जो टेस्ट है आप लोगों को उसको जरूर देना चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों इसको लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको जाना है। कहाँ पर जाना है? टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए निम्मी टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, निम्मी टेस्ट में जाएंगे तो जो भी आप लोगों का ट्रेड रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे उसको मॉक टेस्ट लेना रहेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको सेकंड ईयर के यहाँ पर अगर चाहिए मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड ईयर का मॉक टेस्ट चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिएगा तो यहाँ पर और नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आप लोग उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, वीडियो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर इन सब के बारे में बताया गया है कि वो इसकी वैलिडिटी क्या है, किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं मात्र 30 रुपए में, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता प्राइस रखा गया है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग दोस्तों इसको ले सकते हैं। लगभग लगभग दोस्तों हर ट्रेड का अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर तो आपको आईटीआई सीबीटी पेपर वाले में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बाकी निम्न का जिनको क्वेश्चन बैंक चाहिए यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री और पेड दोनों दे दिया गया है। बाकी जिनको दोस्तों वीडियो लेक्चर लेना है आप लोगों को वीडियो लेक्चर आईटीआई कोर्स वाले में जाके मिल जाएगा, ठीक है। जाके अपना टेस्ट, पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर सब कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कहा गया है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइवर का नुकसान क्या है? तो देखिए डीसी ड्राइव का नुकसान जो होता है दोस्तों वो रहता है कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है आपका डीसी ड्राइव, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिखाए गए शॉर्ट सर्किट का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको शॉर्ट सर्किट दिखाया गया है यह शॉर्ट सर्किट है दोस्तों आपका सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो ये आपका जो फिगर है ये आपका फिगर है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट। लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल को संदर्भित करता है। तो ये जो कौन सा ट्रुथ टेबल है? तो यहाँ पर देखिए जीरो, यहाँ पर देखिए ए और बी अगर जीरो है तो जीरो, यानी कि ए और इंटू बी, ए क्रॉस बी, यानी कि ये गुणा वाला बताता है, यानी ए और बी, यानी कि ये एंड गेट को बताएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक एक रहेगा तभी एक बनेगा, ये आपका एंड गेट का रहता है।
एसी और डीसी मोटर में गति कंट्रोल के लिए कौन सी कंट्रोल सिस्टम बहुत कम बिजली की खपत करता है? देखिए एसी और डीसी मोटर में गति कंट्रोल के लिए जो कंट्रोल सिस्टम बहुत कम बिजली की खपत करता है वो रहता है आपका ड्राइव कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव कंट्रोल। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितना होता है? तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था वहां पर मैंने बताया था कि जो टोटल आपका 360 डिग्री होता है, लेकिन जब यहाँ पर 3 फेज की बात आती है तो यहाँ पर दो कोणों के बीच में, यहाँ पर दो विद्युत डिग्रियों के बीच में जो भी फेज में जो अंतर आता है, ये जो कोण आता है फेज विस्थापन का वो आता है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री का। ठीक है, वाइंडिंग का नाम बताना है। ये जो दोस्तों चित्र में वाइंडिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग का फिगर दिया गया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? तो देखिए भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का जो फायदा है वो है कि दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है रोटरी कन्वर्टर के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या कार्य है? तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया रोटरी कन्वर्टर के यक्स के रूप में ये दोस्तों जो भाग दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है कॉलेट द डायरेक्ट करंट, कोलेक्ट्स द डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट को एकत्रित करने का काम करता है ये। ठीक है, सर्किट में दिखाया गया टेस्ट का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको टेस्ट दिखाया गया है, यह टेस्ट आपका है दोस्तों ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ठीक है, तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चित्र के अनुसार रेगुलेटर सर्किट का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों रेगुलेटर सर्किट दिखाया गया है, यह रेगुलेटर सर्किट है आपका वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो देखिए बिजली उत्पादन के लिए भारत में जो ईंधन प्रचुर मात्रा में है वो आपका है कोयला। ठीक है, अल्टरनेटर का नाम बताना है। ये जो आपको दोस्तों अल्टरनेटर दिखाया गया है, ये अल्टरनेटर आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा अल्टरनेटर? ब्रशलेस अल्टरनेटर। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है? तो देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वह आपका 90 डिग्री का होता है। 36 लाख 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति कला प्रति पोल की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों का निकल कर आएगा वो आएगा 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल। ठीक है, कैसे आएगा आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, फेजों की संख्या 3 दी गई है, स्लॉटों की संख्या 36 दी गई है, कॉइल की संख्या भी 36 है। ठीक है, और पोलों की संख्या यहाँ पर 4 दी गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रति फेज प्रति पोल कॉइल की गणना करने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो रहता है कुल कॉइलों की संख्या बटे फेज की संख्या गुणे पोल की संख्या। अब यहाँ पर देखिए कुल कॉइल आपका 36 दिया है, यहाँ पर फेज इंटू पोल करेंगे तो 3 इंटू 4 यानी कि आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति फेज प्रति पोल की गणना करेंगे तो 36/12 यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको एसी सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है, ये आपको दोस्तों ये आपका कहलाता है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। ठीक है, तो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का आपको फिगर दिया गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हुए हमारा जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर सर्किट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हिंदी आपका गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, जीनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर सर्किट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जो डीसी जनरेटर यूज करते हैं वो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। चित्र में दर्शाए गए इंडस्ट्रियल एजिटेटर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है इसका नाम आपको बताना है।
तो ये है आपका दोस्तों एजिटेटर मोटर। ये कौन सा है? एक्स पार्ट एजिटेटर मोटर का है। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? तो देखिए आपको ये जो आवृत्ति कन्वर्टर है दोस्तों, आपका साइक्लो कन्वर्टर आपका आवृत्ति कन्वर्टर है। देखिए किसी अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का फार्मूला क्या है? तो देखिए किसी अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है इक्वल टू 4.44 केडी केसीएफ टी5 एम होता है। सर्किट में दर्शाए गए एम्पलीफायर का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है, यह एम्पलीफायर कहलाता है आपका पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का है। ठीक है, कौन सा उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाता है? तो देखिए जो उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाता है वह आपका सेंसर होता है। अगला प्रश्न है यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है? तो यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का जो मेन कारण होता है वो रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। अच्छा, टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देंगे, सॉल्व हो जाए, वहां पर दोस्तों आपका सोल्यूशन के साथ दिया गया है टेस्ट। ठीक है, तो आप जाके दोस्तों ले सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके। यहाँ पर निम्न टेस्ट में जाएंगे, आपका आईटीआई से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट और ट्रेड हैं सभी के टेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जो परचेज करना है आप अपना परचेज कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। एक टेस्ट फ्री है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पूछा गया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है। स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्नेह का जो उद्देश्य होता है ये घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेह का उपयोग करते हैं। एसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसपी का दोस्तों मैथ में अगर बात करें यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा। देखिए जो हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज से पूछा गया है कि प्रिंसिपल को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं? तो कैपिटल पी से। जो दर होता है, रेट होता है, उसको कैपिटल आर से। जो ईयर होता है उसको स्मॉल एन से। और जो इंटरेस्ट होता है हम लोग इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। विकृति की इकाई क्या होती है? तो देखिए विकृति की इकाई नहीं होती है, क्योंकि विकृति बराबर होता है आपका दोस्तों, ठीक है, विकृति इक्वल टू होता डेल्टा एल बाई एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई अगर दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन मीटर में है और लंबाई भी अगर आप प्रारंभिक लंबाई भी मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पर हमारा 9 यूनिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों प्रश्न आ गया, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? तो देखिए सिंगल पोल एमसीबी जो है दोस्तों वो आपका है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सिंगल पोल एमसीबी का फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है फोटो डायोड कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फोटो डायोड का फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये कौन सा है आपका? फोटो डायोड का फिगर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, फोटो डायोड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये आपका बॉल पिन हैमर का फिगर दिया गया है। ठीक है, ये आपका देखेंगे तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर का फिगर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हैंडल इधर है और इसके क्रॉस में आपको ये दिया गया है। ये दोस्तों आपका कला हैमर या जंबूर हैमर कहलाता है। ये आपका मैलेट यानी कि लकड़ी का हथौड़े का सिंबल है, फिगर है। चिन्ह का प्रतीक का नाम बताइए। ये आपको दोस्तों जो दिखाया गया है ये वाला सिंबल, ये आपका एसी का है। ठीक है, अगर यही आपका सीधा लाइन रहता तो आपका किसका हो जाता है? डीसी का। गेट का नाम आपको बताना है, ये कौन सा गेट है? ये जो गेट है दोस्तों ये आपका एंड गेट कहलाता है। नोच प्लायर आपको बताना है कौन सा है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नोच प्लायर जो आपका है वो आपका ये वाला ऑप्शन है नोच प्लायर का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कहा गया है नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी में क्या शामिल है? तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में बताई जाने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है यह रहता है रोल के लिए उपयुक्त कारण। तो रीजन फॉर सुटेबल फॉर द रोल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी।
दूसरा प्रश्न है, टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम का कोई सदस्य छुट्टी पर है और उसने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम का कोई सदस्य छुट्टी पर है और उसने काम पूरा नहीं किया है तो आपको दोस्तों टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगे और सहकर्मी का काम पूरा करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि टीम का कोई साथी अपने निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में क्या करेंगे। तो देखिए, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो लीडर के रूप में गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप क्या कहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा रिज्यूम के हेडर सेक्शन में शामिल होता है। तो देखिए, रिज्यूम के हेडर सेक्शन में जो होता है आपका नंबर, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता शामिल होता है। अब देखिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। तो देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपने प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए। ठीक है। ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो क्या करता है, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। ठीक है। देखिए, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम लोग वेबकास्ट कहते हैं। देखिए, ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें। तो देखिए, ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संलग्न करके भेजना चाहिए। ठीक है। कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है। तो ये दिखाता है दोस्तों एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर आपका अच्छा तरीका कि फीडबैक मांगकर उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर रहता है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है। तो देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हो आपका एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। देखिए, कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। तो देखिए, आपका फ्रीलांसिंग, टेलरिंग सर्विस और बुटीक ओनर और इसको होम कैटरिंग सर्विस। तो ये सब आपका क्या है, स्वरोजगार विचार है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। तो वो रहता है आपका सेंटर। अगला प्रश्न है, अगर आप लोगों के लिए कोई नया ऐप बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करना क्यों जरूरी है। तो इसको टेस्ट करना जरूरी ताकि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। ठीक है। किसी स्थान तक पहुंचने के लिए हमें किसका फॉलो करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो डायरेक्शन। ठीक है। तो किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हम डायरेक्शन का फॉलो करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। उचित वर्णनात्मक शब्दों के साथ दोस्तों वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर हो जाएगा, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर के। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहते हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो उसको दोस्तों कस्टमर से बात करना चाहिए, उनकी प्राथमिकताओं को समझना और मेनू में बदलाव करना और फीडबैक मांगना चाहिए। ठीक है। ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव क्या है। तो देखिए, ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है कि स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक है। तो देखिए, रिज्यूम का मुख्य घटक है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है और नियमित टेस्ट में जाकर के यहाँ से जाके अपना कोई भी टेस्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों एक यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दिया गया है। अगर आप लोग दोस्तों इसको
नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग IIT NCVT टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।